100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुका है, जो 10 और ग्लोबल फाइनेंशियल एक्टिविटी के अनुसार 16% है। माना कि वो 10% है या 16% है, तो भी करीब 84 से लेकर के 90% तो देश के अंदर है। 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुका है, 900 से 1350 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर है। 1 से 1,500 लाख करोड़ रुपए लूटा है। ये शायद आंकड़ा आपको समझ में ना आए। यदि 1 लाख करोड़ भी होता है करीब करीब, तो ये वापस पैसा आता है, तो एक गांव को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। हर एक गांव हमारा अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से ज्यादा बेहतर होगा। ये छोटा मुद्दा नहीं है। अरे कोई 1,00,000 2 लाख रुपए लूट ले तो बोले चोर लुटेरा है, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लूटते तो डकैत है। अरे जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लिए लूट लिए तो महा डकैत माफिया हैं। आज हिंदुस्तान नेता का माफिया ज्यादा चला रहे, और इन सारे माफिया राज को खत्म करना, यह भी संकल्प आज आपको लेकर के जाना। यह बहुत बड़ी बात है, और बात इसलिए भी ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी शहादत देकर के हमें आजादी इसलिए नहीं दिलाई थी कि कुछ लोग हिंदुस्तान को यूं ही लूटते रहेंगे। मैं कल भावरा में भी गया था। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी भरी जवानी भारत माता को भेंट चढ़ा दी। साधारण से परिवार में वो सीताराम तिवारी, वो एक साधारण सा परिवार, और आपने भी अपनी आंखों से आजाद कुटीर का दर्शन किया होगा। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ वो जवान, और ऐसे एक चंद्रशेखर आजाद ने जिसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, ऐसे 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगना अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजादी इसलिए नहीं दिलाई थी कि कुछ चंद लोग इस देश की जल जंगल जमीन भू संपदाओं को नीलाम कर देंगे, बजट बनाएंगे विकास के नाम पर, लेकिन उसको भी लूट लेंगे। और ये लूट, मैंने कहा, जो पहले 20 तो हुई, अब तक की लूट का हिसाब मैंने बताया, आज भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है। कहने को 16 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया जाता है, 5-6 लाख करोड़ रुपए तो उसका कर्ज और उसके ब्याज में देने के लिए खर्च कर दिया जाता है। 5-6 लाख करोड़ रुपए ये सरकारी अमले के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। हिंदुस्तान का जो रियल बजट है, जिसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं, आप सभी ने अभी सुना कुछ दिन पहले ही, वो मुश्किल से 5.5 लाख करोड़ का होगा। जितने का बजट होता है उससे डबल हर साल लूट होती है। क्या इसको आजादी कहते हैं? अभी आजादी ने, अब ये बर्बादी चल रही है। इस आधी अधूरी आजादी को पूरी आजादी में तब्दील करने के लिए आपको संकल्पित होना है, क्योंकि 5 साल में मौका एक बार मिलता है। 2014 से नए भारत के निर्माण के लिए आपको संकल्पित होना है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तरफ इतना अपार धन दौलत इस देश के अंदर, यूं तो यदि प्राचीन भारत की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर के वर्मा और म्यांमार तक, और उधर बांग्लादेश जो अभी हमसे कुछ दिन पहले अलग हुआ, और इधर से इंडोनेशिया से लेकर के जावा, सुमित्रा, बाली, और से लेकर के इधर तिब्बत और मंगोलिया तक, कितना विशाल भारत था। इस अखंड भारत की मैं बात ना भी करूं तो अपनी आंखों के सामने 1947 में भारत के 3 खंड होंगे, एक का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम हिंदुस्तान और तीसरा बांग्लादेश। आज भी हिंदुस्तान इतने टुकड़ों के बाद भी करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में इसकी जमीन फैली है। करीब 20,000 प्रकार के यहां पर भू संपदाएं, जिनमें 7 की कीमत ही मैंने पिछले दिनों निकाली, लोहा, कोयला, बॉक्साइड, आयरन और सोना, चांदी, कोयला आदि, इन्हीं की कीमत 20,000 लाख करोड़ रुपए थी। इस देश में दौलत की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, बस ईमानदारी की कमी है। अरे अपने से छोटा सा देश देखो जापान, 100 गुना कम क्षेत्रफल, 100 गुना कम उसकी आबादी, और पूरी दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अपने मध्य प्रदेश में तो 4 जापान बना लो, अपने हिंदुस्तान में तो 100 जापान बना लो। हमें सोचना है कि अपना देश हमें कैसे बचाना है। आज इतना वैभवशाली राष्ट्र होते हुए भी 84 करोड़ हमारे देश के लोग भूखे सोते हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। अर्जन सेन गुप्ता ने जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया तो कहा इस देश के 84 करोड़ लोग तो 20 रुपए से कम में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। 20 रुपए में आदमी क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या दवाई करेगा, क्या मकान, क्या सब कुछ क्या करेगा। आज हिंदुस्तान में एक तरफ इतना वैभव और 125 करोड़ लोगों की खुशियां 125 लोगों ने कुचल दी अपने पैरों के तले। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं और आप भी इस बार को बार बार दोहराना और सबको बताना कि भारत ना तो गरीब था, ना आज गरीब है, ना हमारी किस्मत खराब थी, ना आज हमारा प्रारब्ध खराब है। हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं।
यहां सवर्ण जातियों में भी गरीब हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित हैं, वाल्मीकि हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको ऐसा लगता है हम तो पैदा ही गरीब घर में हुए हैं, हम तो पैदा ही गरीब जाति में, ना हमारा मजहब गरीब है, ना हम जाति से गरीब हैं। हमें गरीब हमारी जाति ने, हमारे मजहब ने, हमारे हिंदुस्तान ने नहीं, हमारे को गरीब बनाए इन बेईमान लोगों ने। इनसे भारत को मुक्त कराना है। जब तक इनसे भारत मुक्त नहीं होगा तब तक भारत का कुछ नहीं बदल। एक ऊंचा संकल्प, एक ऊंचा जज्बा सबके भीतर जाग चुका है। कुछ लोग अभी भी बोलते रहते, बोले हिंदुस्तान में कुछ नहीं बदल सकता। मैंने कहा तुम ऐसे सोते रहो और बदल जाएगा। क्या रे, लूटने वाले कितने लोग हैं? लूटने वाले 10-20 लोग हैं। मैं इस भारत माता की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरा ये राष्ट्र धर्म है, किसी भी कीमत पर इस देश को बचाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना। ये तो संकल्प लेना ही होगा सबको। और ये संकल्प हर एक भारतीय के दिल में, ये जज्बात हर भारतीय के दिल में होने चाहिए, चाहे हिंदू है मुसलमान है। और जहां तक हिंदू और मुसलमान का प्रश्न है, मुझे एक बात को लेकर के और खुशी है। यूं तो मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है और पूरी दुनिया का लगभग दौरा किया है, मिडिल ईस्ट से लेकर के और यूरोप और अफ्रीका से लेकर के चीन और जापान आदि तक। एक खास बात, और हिंदुस्तान में भी मैंने देवबंद से लेकर के और मुसलमानों के भी बड़े बड़े सम्मेलन अटेंड किए। मैंने मध्य प्रदेश के मुसलमानों की खास तासीर देखी, और उसमें भी वोरा मुसलमानों की तासीर तो मैंने कुछ अजीब ही देखी। इतना प्यार और मोहब्बत है परस्पर, खास यही प्यार मोहब्बत सब हिंदुस्तानियों के अंदर आ जाए। मैं दूसरे मुसलमानों के बीच में भी, चाहे वो शिया है या सुन्नी है, मैं तो सबका हूं भाई, और सबके बीच में जाता हूं। कई बार लोग विवाद भी करते हैं, बाबा सबके बीच में क्यों जाता? मैंने कहा 2, 3, 5, 7 पीढ़ी पहले देख ले, 5, 7, 10 पीढ़ी पिछले जाकर के देखोगे तो नाम भी एक मिलेंगे, खानदान भी एक मिलेंगे। इसलिए मजहब बदल जाने से पूर्वज नहीं बदल सकते। हम पहले भी एक थे और आज भी एक है, और नेक बनकर के खुद को और देश को बचाएंगे। और आप सबके जज्बात तो देखो, ऊपर से बरसात हो रही है और आप लोग आनंद कर रहे हैं। अरे गर्मी में आज तो ये तोहफा मिल गया है थांदला वालों। बस कुछ लोगों के शायद फेयर एंड लवली आदि क्रीम धुल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, विदेशी क्रीम की जगह तेजस ब्यूटी क्रीम लगा लेना, एलोवेरा जेल लगा लेना, और नहीं तो कपालभाति कर लेना। सुबह उठ करके प्राणायाम भी करना है। काला धन तो लाना है, भ्रष्टाचार को तो मिटाना है, भ्रष्ट व्यवस्था को तो बदलना है, इन वनवासियों को, आदिवासियों को, दलितों, वाल्मीकियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को उनको हक दिलाना है। लेकिन उसके साथ अपने शरीर को भी तो ठीक रखना है। क्या करना? सुबह उठ करके 2 से 5 मिनट ये कर लेना, फेफड़ा एकदम टनाटन रहेगा, अपनी तंदुरुस्ती एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। हेल्थ में, फिटनेस में हमें नंबर 1 रहना है। हेल्थ और फिटनेस में रहना है नंबर, नॉलेज में भी नंबर, कैरेक्टर में भी नंबर, और प्रोडक्शन में, एक्टिविटी में, वर्किंग में नंबर, और भारत को भी बनाना है नंबर। तो तुम भी तो नंबर 1 बनो। अब इधर मोटा भाई मुस्कुरा रहा है, तो भी कपालभाति कर लेना मोटे। अच्छा, मोटे इसलिए ज्यादा मोटे रहते, इनको कुछ भी कहो, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, अपनी फिटनेस कैसी रहनी चाहिए? सबके फिगर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे फिगर्स की निशानी क्या है? उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, और पूरा शरीर एकदम सुडौल होना चाहिए। किसी के तो कुल्ले इतने पतले सुबह से शाम तक पैंट ही खींचते रहते, और किसी के इतने मोटे, ओहो, जब चलते हैं तो ऐसे लगता है सारी धरती इधर ही आ गई है। नीचे भी बैठे हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुर्सी पर बैठे हो। इतने मोटे भी नहीं होना। बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। हाँ, एकदम फिटनेस मतलब ही नहीं। जो योग कर लेगा ना, नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। नीचे वाले तो आनंद से बैठे हैं, मैं देख रहा हूं छतों पर जो खड़े हुए हैं वो और भी ज्यादा आनंद में है। वो तो पूरा वर्षा स्नान कर रहे हैं। सबसे पवित्र जल होता है वर्षा का। आजकल तुम ये पानी की बोतलें खरीदते हो ना, ये 15-15 रुपए की आती है और 40-40 रुपए की भी। अब बताओ, ये बोतल 15 रुपए की और वो स्प्रिंग वाटर 40 रुपए का। सबसे अच्छा पानी होता है वर्षात का, इसको इकट्ठा कर लिया करो। ये तो 100 रुपए की लीटर का है। तो आप तो डिस्टिल वाटर में नहा रहे हो।
रोज कपालभाति करना, ठीक है? रोज कपालभाति। ना लीवर की प्रॉब्लम, ना किडनी की प्रॉब्लम, ना आंतों की प्रॉब्लम, ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ना फेफड़ों की, ना हार्ट की, ना शरीर में कहीं गांठ गूंठ बनेगी, पूरा शरीर एकदम फिट रहेगा। कपालभाति रोज करना है। फिर बाह्य प्राणायाम कर लेना। कपालभाति तो 10-15 मिनट करना, बच्चों को कम से कम 5 मिनट करना। बाह्य प्राणायाम में श्वास बाहर छोड़ करके देखो ऐसे, आप भी करोगे ना? श्वास बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया और फिर गोल घुमा देते तो नोली हो जाती है, उसमें गोल गोल ऐसे घूमता है। श्वास को बाहर छोड़ के इतना हल्का होना चाहिए पेट। ओहो हो, हमारे पेट कितने मोटे हो गए, खुद को भी शर्म आती है। कपालभाति भी करना, फिर उज्जाई करना गले थायराइड के लिए, ये फिर ये अनुलोम विलोम। ये कपालभाति उज्जाई गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये अनुलोम विलोम दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। बीपी आपका क्योर हो जाएगा, स्ट्रेस होगा ही नहीं, नींद अच्छी आएगी। आजकल तो कैसी कैसी बीमारी, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, न्यूरो डिसऑर्डर्स, बहुत प्रॉब्लम है। ये अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मरी उद्गीत, ऐसे प्राणायाम करना, सबको करना है सुबह सुबह, है ना? करोगे ना? अरे जोर से तो बोलो। मुझे लगता है काफी लोग तो करते ही हैं, इसलिए आपके चेहरे चमक रहे हैं। या पता नहीं कुछ लाइटिंग की चमत्कार है, लेकिन सच्ची है। मैंने ऐसे तो सब लोगों को खुश देखा है, लेकिन जितना खुश, जितना प्रसन्न, जितने चेहरे पर चमक मैं थांदला में देख रहा हूं, ऐसे शायद ही कहीं नहीं देखी होगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये खुशी, आपकी ये प्रसन्नता, आपका ये ओज, आपका ये तेज ऐसे ही बना रहे और आपको जीवन में भगवान सारी खुशियां दें और सबके जीवन में खूब खुशहाली आए। ये प्रार्थना आपके लिए। भाई बहनों, हमेशा खुश रहा करो ना। आदमी परेशान, बाबा मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे भाई, खाने को 2 वक्त की रोटी मिलती है ना, तन ढकने के लिए 2 वस्त्र, जीने के लिए 2 गज जमीन और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो सबको मिल जाती है। बाकी हाय हाय किसी की पूरी होती नहीं है। आजकल तो आपस में भी मिलते हैं ना, हाय, फिर आपस में जाते समय बाय टाटा चाटा दिखाते हैं। मैं पीछे तक देख रहा हूं, एक जनसभा तो इधर है, दूसरी जनसभा इधर है, और तीसरी इधर है, और चौथी ऊपर है। 4 जनसभाएं और बाकी पीछे खड़े। भाई बहनों, आपकी इस आस्था को प्रणाम। योग में, धर्म में, योग में, धर्म में, राष्ट्र में, सत्य में, कर्म में आपकी निष्ठा ऐसे ही अखंड बनी रहे, ये टूटे नहीं, अखंड अखंड नित्य बनी रहे आप। और कल से आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन दिखना चाहिए, और वो परिवर्तन ये, कल सुबह जल्दी उठना है। तो बोलो, कितने लोग सहमत हैं कि कल से उठेंगे और कम से कम 5-10 मिनट योग शुरू कर देंगे? जब तक सारे हाथ नहीं उठाएंगे मैं जाऊंगा ही नहीं। कुछ सोच रहे बाबा, फिर तो हाथ नीचे ही कर लें, उसमें फायदा। फिर अनेक टीवी पर तो देखते ही हो, यहां पर भी योग की कई कक्षाएं चलती है, वहां पर भी सीखना। आज तो आप, अभी मैं थोड़ी देर रुका तो भगवान ने और तड़ातड़ शुरू कर दी है। कोई बात नहीं, इसका भी आनंद अलग ही है। और एक भी उठने का नाम नहीं ले रहा है। आपके आसन सिद्ध हो चुके हैं। ये तो कोई पूर्व जन्म के सिद्ध योगी बैठे हैं सबके सब। भाई बहनों, हाँ, छन छन के आ रहा है। हाँ? आज की ये दोपहर, आज की ये सांझ सबके लिए यादगार रहेगी। और आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो चाहते हैं कि देश में काला धन आना चाहिए लाखों करोड़ रुपए का? जरा दोनों हाथ उठा करके बताओ तो। हिंदू मुसलमान सब भाई, सब जाति, सब चाहते हैं काला धन वापस। बोलो
और भारत फिर से विश्व गुरु परम वैभवशाली महाशक्ति भारत बनना ही चाहिए। ये सब चाहते हैं ना? तो एक बार मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, बजरंगा बली की, हर हर महादेव। दोपहर का वक्त है और रानापुर वालों में जोश, जुनून, उत्साह, श्रद्धा, विश्वास का अतिरिक्त ये सब देख करके मुझे लगता है कि देश में चुनौतियां बहुत, प्रश्न बहुत, और दोनों ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदला जा सकता। लेकिन मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारतवर्ष में घूमा हूं। करीब 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा की मैंने यात्रा की है और हर दिन करीब 1-2 लाख लोगों की सेवाएं आज भी करता हूं। मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान जागा हुआ है। ये सच है कि 1,96,08,13,113 वर्ष पुराना हमारा गौरवशाली अतीत है। अमेरिका का इतिहास मुश्किल से 500 साल पुराना है। वो आज वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बना हुआ। यूरोप, जिसे भारत से 70 से ज्यादा दुनिया के देशों पर राज किया, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में उसने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई, जो बर्बादी की, जो लूट की, जो क्रूरता की, जो बर्बरता की, वो सबके सामने 2000 साल पहला जिस यूरोप का इतिहास है वो लोगों की जुबान पर आ गया है। 500 साल पुराने जिस अमेरिका का इतिहास है वो पूरी दुनिया में छा गया है, वो वर्ल्ड सुपर पावर कहा जाता है। 3000-4000 साल पुराना जिस चीन का इतिहास है वो वास्तव में भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। असली मुकाबला चीन के साथ है। जापान जैसा छोटा सा देश जिसकी हमसे 100 गुनी आबादी कम है और 100 गुना क्षेत्रफल कम है। किसी भी देश में असली ताकत वहां की जमीन की होती है, जंगलों की होती है, भू संपदाओं की होती है, वहां की जनसंख्या की होती है, ह्यूमन रिसोर्स। ये सबसे बड़ी पावर होती है किसी देश की, इंटेलेक्चुअल पावर। जापान हिंदुस्तान से 100 गुना कम, वहां की आबादी करीब 1.25 करोड़ आबादी। और दुनिया में ऐसे सम्मान और स्वाभिमान के साथ में खड़ा है। और एक तरफ भारत 204 के करीब देश है यूएन के अंदर रजिस्टर्ड, उसमें 200 देश भारत से पीछे है। खाली 3 देश भारत से आगे कहे जाते हैं, जापान, चीन और अमेरिका। जापान की मैंने हालत बताई, छोटा सा देश है। अमेरिका कहने को वर्ल्ड सुपर पावर है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसके ऊपर कर्ज है और 1000 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज और 1000 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी पूंजी निवेश। जब वो विदेशी लोग चाहे वहां से अपना पैसा हटा सकते हैं, तो दुनिया का सबसे गरीब देश। कितना लूटा, ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। देश और दुनिया की सारी एजेंसियां, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो दस्तावेज, वो तथ्य, वो प्रमाण, उनके आधार पर मैं अपनी बात कहता हूं। प्रोफेसर कैल्डोन ने 1955-56 में जो अंग्रेजों के वक्त लूट हो गई सो अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लूटा, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लूटा, उससे पहले चंगेज खान, नादिर शाह से लेकर के तमाम विदेशी लोगों ने लूटा और देशी शासकों ने भी कोई नहीं लूटा। यहाँ के भी राजा महाराजाओं ने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आपको इस 125 करोड़ के हिंदुस्तानियों में 125 लोग नहीं मिलेंगे जिनका कोई मकान हो पुराना, 400-500 साल पुराना। मैं पर हिंदुस्तान में घूमा, मुझे नहीं मिला। लेकिन ये 4000, ये 400 साल, ये 500 साल, ये 1000 साल पुराना राजा साहब का किला है। ये कहां से बनाया था? प्रजा का खून चूस के बनाया था। वहां तो लूटा इस देश को तथाकथित बड़े लोगों ने। इसलिए आज हमें एक नए भारत का
निर्माण करना है तो पहले अपनी ताकत को पहचानना होगा। मैंने कहा पहले जो लूटा सो लूटा। 15 अगस्त 1947 के बाद हमें कहा गया कि हम आजाद हो गए, वैसे आजाद हुआ नहीं हिंदुस्तान। खाली यहां से अंग्रेज चले गए और वो अंग्रेजी हुकूमत, वही शासन, वही कानून, वही व्यवस्था, वही सारा का सारा सिस्टम आज हिंदुस्तान में चलता, ब्रिटिश रूल। 1955-56 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पता लगाओ कि देश में लूट कितनी हो रही है। तो कहा कि जीडीपी का 2 से 4% ब्लैक मनी है। ये लूट का पैसा, बेईमानी का पैसा, बिना मेहनत का पैसा, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके जो लूटा जाता है उसको कहते हैं काला धन। फिर उसके बाद 1970 में वांचू कमेटी बनी, उनका 7% हो गया। 1980-81 में एक और कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उन्होंने कहा तो 18 से 21% हो गया जीडीपी। अब उसके बाद जब से ग्लोबलाइजेशन का कुचक्र चला, देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने छाप दिए और यूं बांट दिए पूरे हिंदुस्तान में, और करीब 30% नकली करेंसी चलती हुई अलग है। आज भारत के सभी अर्थशास्त्री और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, ये फाइल उसको बोलते हैं। दूसरे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरे टैक्सेस नेटवर्क, और पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब और उसका नियंत्रण करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक और IMF, ये सभी और पूरे वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट वो सब कहते हैं कि हिंदुस्तान में बराबर का काला धन अर्थव्यवस्था का। तो अब तक जो लूटा वो कितना बाहर गया और कितना अंदर है, तो इसके बारे में कहा कि 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर गया है। कितना? 100 लाख करोड़ रुपए से 150 लाख करोड़, और ये मात्र 10% है जो लूटा है उसका। 90% देश के अंदर, तो कुल कितना हो गया? कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए बाहर और 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर। कितना हो गया? 1000 लाख करोड़। जितना अमेरिका की जीडीपी है उससे करीब 1.5 गुना 2 गुना। और किनके पास है ये सब बेईमानों के पास है, चोरों के पास है, गद्दारों के पास है, माफियाओं के पास है। जो माइनिंग माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो गोल्ड माफिया है, जो पॉलिटिकल माफिया है, जो एजुकेशन माफिया है, जो ड्रग माफिया है, इन सारे माफियाओं को खत्म करना है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी में खुशहाली लेकर के लानी है। ये संकट जब तक हिंदुस्तान में नहीं जगेगा तब तक ये हिंदुस्तान बचेगा नहीं। आज इस देश का जो गरीब है, चाहे वो भील है, आदिवासी, वनवासी है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, चाहे वो दलित है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे वो सवर्ण जातियों में पैदा हुआ आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति, वो सोचता है मुझे गरीब शायद जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो वाल्मीकि वो सोचता है शायद कहीं मुझे इन सवर्णों ने तो गरीब नहीं बना दिया। जो मुसलमान है उसको कहीं लगता है कि मैं हिंदुओं के कारण से तो गरीब नहीं हूं। हिंदुओं को कई बार लगता है कि ये सारे संसाधन मुसलमानों को दे दिए तो फिर तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये आपस में ऐसे गलतफहमी से हम लोग मरे जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और जिस स्विट्जरलैंड में हम भारत का काला धन बताते हैं, स्विस बैंक एसोसिएशन के एक सीनियर ऑफिसर भारत में आकर के कहते हैं इंडिया इज ए नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, लेकिन बड़ा बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा सच है कि भारत गरीब देश नहीं है, भारतीय गरीब है, क्योंकि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हक कुछ चंद लोगों ने छीन लिया है और 125 करोड़ लोगों की खुशियों को कुचल दिया, रौन दिया अपने पैरों के तले। इतना वैभवशाली देश पहले ही सोने की चिड़िया नहीं था, आज भी। ये जो लूटा है वो इतना पैसा है, एक गांव के हिस्से में आएगा 200 करोड़ रुपए, तो वे लाख करोड़ रुपए गिनने नहीं आते। मुझे भी बहुत दिनों में गिनती आई है, तुम्हारे दिमाग से तो ऐसे ही गुजर जाती है, बोल भी लेते तो ये समझ में नहीं आते हो पैसा है कितना, कहां लाख करोड़ कहां कितने आते। एक गांव के हिस्से में 200 करोड़, ये उसी का हिस्सा है जो इन्हें लूटा। अब एक गांव में 200 करोड़ खर्च करने पर अमेरिका हमसे आगे होगा? जापान, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कोई नहीं। ये तो लूटा हुआ वापस से लेना, और अभी भी लूट रहे हैं। अभी आपने इस बार सुना कि 16 लाख करोड़ रुपए का हमने बजट बना दिया। उसमें एक्चुअल बजट आप देखोगे, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है
नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक उसमें होता है ब्याज कर्ज, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ब्याज का पैसा दोनों डेट में देना पड़ता है। दूसरा करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खुद खा पी जाते हैं, और 5 लाख करोड़ रुपए देश की जनता के हिस्से में आता है। 5 लाख करोड़ रुपए का देश में बजट और 10 लाख करोड़ रुपए की हर साल लूट। हर साल कितना बोले तो 10 लाख करोड़ कितना होता पता है? 1-1 करोड़ के 10 लाख ढेर लगेंगे। तो 10 लाख करोड़ इतना होता है हिंदुस्तान का जो कुल बजट बना के खर्च कर रहे हैं ना सरकार अलग अलग जो है अलग अलग योजनाओं के अंदर, उसका दुगना। 10 लाख करोड़ रुपए इतना होता है। 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में एजुकेशन में खर्च किया कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के गरीब और अमीर प्रधानमंत्री का बेटा हो या एक बेचारा साधारण चपरासी का रिक्शा चलाने वाले का बेटा, सबके लिए एक जैसा एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। इतना होता है 1 लाख। सांस्कृतिक लूट ये कि जिस भारत की संस्कृति 1,96,08,13,113 वर्षों पुरानी, 200 करोड़ वर्षों पुरानी देश की संस्कृति थी, उसे देश की संस्कृति को करने में पूरी तरह से लगे चारों तरफ से कि यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के जो भी गौरव के प्रतीक हैं सबको खत्म कर दो। और ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड करीब 10 लाख रुपए की हम जमीन में डालते हैं। सोच के हैरान रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं कैसे कैसे लूट रहे हैं। 10 लाख रुपए की हम लोग दवाई लगाते हैं, मतलब दवाई भी ठीक नहीं हुआ। किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हुआ दवा हो गया, बता दो माइकल आन पूरी दुनिया में, जिसकी शुगर ठीक होगी, जिसका थायराइड ठीक हो गया, जिसका हार्ट, किसी का कैंसर ठीक हो गया। 10 लाख करोड़ रुपए की करीब दवा, 10 लाख करोड़ रुपए की करीब दारू और 10 लाख करोड़ रुपए की करीब यूरिया, डीएपी, ये सब धरती माता की भूख में डाल दिया, सारा खाना जहरीला हो गया। आप तो अपने खाने में सोचते हो ना, आलू खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं, परवल, टमाटर, ये जिन केमिकल से एटम बनता है, बम बनता है, मिसाइल बनती है, आपके यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, कीटनाशक। तो आप आलू और टमाटर नहीं खाते, आप एटम बम खाते हो, वो भीतर जाके पेट उठता है और कैंसर कैसे, मुझे कैंसर कैसे? बाबा जी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो लौकी तो खाई थी, लौकी भीतर जाके बन गई मिसाइल, आलू और टमाटर बन गए बम और मटर बन गई गोलियां AK-47 की। अब सब धनाधन चल रहा है, खाना नहीं खाए तुम जहर चेक किया गया तो सब में दूध जहरीला हो रहा, तुम्हारा खून जहरीला हो रहा। इसके साथ भी उन्होंने बोला क्या हम सुबह से उनके विचार चलते हैं, उनका कोकोना विकसित है, उनके विचार आएंगे। यूरिया डीएपी खाएगा तो उल्टे विचार आएंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, जैसे पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे। तो सारा ना अन्न ठीक है ना मन ठीक है, जीवन को भी बर्बाद है। 1 करोड़ से ज्यादा गायों का खतरा हिंदुस्तान में होता है। 1 करोड़ से ज्यादा गायों को खतरा करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। और क्या क्या आप सोचिए, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सारी नदियां गंदी कर दी, हवाओं में जहर घोल दिया, हवा मिट्टी में जहर घोल दिया, पानी में जहर घोल दिया, आदमियों के दिलों में जहर घोल दिया। कैसे बचेगा ये देश? कौन बचाएगा इसे? तो क्या ये नेता बचाएंगे? नहीं, अपने को खुद अपनी रक्षा करनी है। आप सब ये तो आज की सभा तो बिना नोटिस के हो गई, और ये बिना यदि प्रायोजित होता ये राणापुर, ओहो फिर तो कोई जगह आपको, और ये दोपहर में इतने आए। लोग कहते हैं लोग सो बाबा जी, लोगों में जागरूकता नहीं है। आपको जागरूकता है, और अब एक ही समाधान है कि हम सबको धर्म पहचानना है। देश को लूटने वाले कितने 10-20 हो गए ऊपर।
और हम जो खुद को भगवान की संतान, ऋषियों की संतान, भारत माता की औलाद कहते हैं, इस मातृभूमि को, इस मदरलैंड को, इस मातृभूमि को अपना सब कुछ मानते हैं और अपने पुरखों के शौर्य स्वाभिमान पर हम इतराते हैं और हम ईश्वर पुत्र कहलाते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम अपने आप को ईश्वर पुत्र, ऋषि पुत्र कहते हैं। हमारा विरोध किसी एक व्यक्ति से नहीं है, लेकिन क्या ये वीर प्रसूता भारत भूमि का बाज हो गई है क्या इसमें इतना शौर्य नहीं है क्या? जिस समय अंग्रेज इस हिंदुस्तान का शासन करते थे, उस समय लोगों ने देश के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। महारानी लक्ष्मीबाई मारी नहीं गई तो उसको मरवाया था देश के कुछ गद्दारों ने देश के साथ धोखा किया। लोग अज्ञान के कारण से इन माफियाओं के साथ, देश को लूटने वाले, देश को तबाह करने वालों के साथ खड़े हुए और देश की गद्दारी कर रहे हैं। यदि थोड़ी भी समझदारी है और थोड़ा सा भी उनके भीतर, उनके खून में स्वाभिमान है, तो आज उनके साथ खड़ा होना तो ये पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये विचार का चरित्र का प्रश्न है, ये देशभक्ति का प्रश्न है, अपने वतन के प्रति निष्ठा का प्रश्न है। इसलिए आज लूटा हुआ तो माल इनसे वापस लेना है। ये चाहे 7 समुंदर पार, 7 तारों के भीतर, तो पाताल में, आकाश में कहीं भी उन्होंने छिपा रखा, वहीं से आ जाएगा वापस उसके साथ। आगे से लूटने नहीं देना। 2-3 दिन पहले टीवी पर देख रहे थे, मैं आज पढ़ा समय कि भारत में 3 बैंक ऐसे हैं जो काले धन को सफेद करने का काम करते हैं। सिक्रेसी रोज आरटीआई से 20 लाख करोड़ रुपए, आज उसकी 16 लाख करोड़ रुपए, उसके मालिक क्यों? क्योंकि इन्हीं का 100 लाख करोड़, और वो 100 लाख करोड़ रुपए जो बाहर से लेकर आए हैं, अंदर उन्हीं का 900 लाख करोड़ रुपए, 1000 करोड़ तो ही बेईमानों का है। एफडीआई में पैसा किसका है? उसको बोलते हैं वास्तविक मालिकों का नाम का घोषणा करना। Who is the ultimate ownership? Ultimate ownership का डिक्लेरेशन करना। Who is the ultimate owner of this FDI? बोलते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन। और एक बैंकों के अंदर जो ये पता नहीं लगता किसका बैंक बेनिफिशियल बना बताया गया ना, स्विट्जरलैंड में, दुबई में पैसा, और ये पैसा डेलावेयर में है, ये पैसा केमन दुनिया के 72 देशों में, अरे 70-72 देशों में नहीं, यही है। 10% बाहर गया, वो एफडीआई से आ गया, 90% यहीं पर पड़ा हुआ है। सब माफियाओं के पास। कौन कौन सी माफिया बताए मैंने? गोल्ड माफिया, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, हेल्थ माफिया, एजुकेशन माफिया, ड्रग माफिया, ये सब माफिया है। तो ये सब माफिया है लोग, आप इसको सोच भी नहीं सकते। अब ये काला धन 2 प्रोविजनों से वापस आ जाता है। एफडीआई का मूल मालिकों का पता बताओ और सारे बैंकों के अंदर सीक्रेसी रोज खत्म करो। 2 चीजों से सारा काला धन खत्म। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 2 चीजें कर दीजिए। एक तो जितना भी सरकार का बजट आता है ना, उसको इंटरनेट पे डलवा दीजिए, स्टेट का हो या सेंटर का हो। वह कितना बजट किस चीज के लिए एलोकेट हुआ, उसकी क्या शर्तें थी, उसको कैसा काम करना चाहिए था, आपको आरटीआई की जरूरत ही नहीं। एक काम। और दूसरा काम, जो बनी हुई 4 संस्थाएं हैं, लोकपाल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे जो बनाना चाह रहे हैं आप सबने देख लिया। लेकिन अब जो है ये, अब मैं 4 जो है उनकी बात कर रहा हूँ। जो अब जो बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छी बात है, बोले वो पैदा होगा, हनुमान पैदा होगा, राम पैदा होगा, कृष्ण घनश्याम पैदा होगा, मैं जो है उसने तो संभाल लो। बना हुआ है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ठीक हो जाए तो मैदान कोई जो है शराब पिला करके वोट ले ले, नोट के बदले वोट ले ले, उसके काम है। उस समय सारी गवर्नमेंट उसके अधीन होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई किसी की पावर नहीं होती। चुनाव आयोग सब कुछ होता है हिंदुस्तान में, लेकिन वो ठीक से काम करते नहीं, लेकिन तो गठबंधन लिया। दूसरा, कैग पूरे देश का हिसाब किताब उसके पास है। तीसरा, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट में घोटाला होता है उसकी जिम्मेदारी सीबीसी की है, और सारे घोटालों की जांच करने की काम जो है सीबीआई के पास है। लेकिन चारों के चारों गुलाम बने हुए। एक कैग जो अपवाद रूप में एक अच्छा आदमी आ गया, विनोद राय, उसने थोड़ा बोलना शुरू कर दिया तो सब उसको कहते रहते हैं, आंखें दिखाते रहते, तो तू कौन होता है बताओ। सारी संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने अपमान। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कैग जो है, उसका जो कैग होता है, जो आज विनोद राय है,
सारे हिसाब किताब, बोलो उसकी जो मान्यता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है, लेकिन उसके ऊपर रोक टिप्पणी करते हैं। तो हिंदुस्तान में ये सब चीजें तभी खत्म होगी, कम से कम मैंने कहा लूटने वाले 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग अच्छा आ जाए और एक अच्छा मुखिया बन जाए, ये काम हो जाए तो हिंदुस्तान की इसी करेगा। तो आप लोगों को आप बताओ, अब ये जो परिवर्तन का काम होगा ना, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। तो बोलो, इस देश को बचाने के लिए, काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करके सबको आर्थिक सामाजिक न्याय दिला करके भारत को प्रभावशाली विश्व गुरु बनाने के लिए कितने हाथ हमारे साथ रहेंगे, मैं देखता हूं। बोले भारत माता की, तो पूरे जागे हुए भाई भी, बहनें भी, माताएं भी और यहाँ की बेटियां भी बड़ी तेजस्विनी हैं। एक बार सब बच्चों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, उनमें बहुत ऊर्जा। भाई बहनों, हमें महान देश का नागरिक होने का गर्व होना चाहिए और अपने हाथों से एक नया भारत बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। अब भारत का भाग्योदय सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। और ये देश हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने हाथों से हम इसको बनाएंगे, ये संकल्प जन जन में जगाएंगे। ऐसा भाव आप लेकर के जाए यहां से। लेकिन कल से आपकी जिंदगी में भी तो एक परिवर्तन आना चाहिए। यदि ये परिवर्तन नहीं आता तो मैं मानूंगा कि आप में भी कुछ गड़बड़ है। सुबह जल्दी उठ जाना घर से, सुबह बोलो तो जोर से तो बोलो, जल्दी उठ जाओ। जो जल्दी उठता है उसका भाग्य उधर हो जाता है, और जो देर तक सोता रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है। उसको शनि केतु राहु भूत भूतनी डकैत सब तो सुबह कल से जल्दी उठना और योग से अपने तन मन को अच्छा, 3 चीजों से बचना, दवा, दारू और विदेशी कंपनियों की। दवा बेचने वाले, दारू बेचने वाले, विदेशी कंपनियां, ये फेयर एंड लवली बेचने वाली, कोलगेट, पेप्सोडेंट बेचने वाली, लाक्स लाइफ बॉय, पेंटेन और सब साथ, ये सब शैम्पू, ये सब करोड़ों अरबोपति हो गए और हम दरिद्र। तो भाई बहनों, एक तो संकल्प लेके जाना, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाना। विदेशी कंपनियों से 10 गुना सस्ते, उनसे 1000 गुना अच्छे आपको सामान स्वदेशी मिलते हैं। पतंजलि से लेकर के दूसरी बहुत सी स्वदेशी कंपनी, उनका सामान लो। किसी विदेशी कंपनी ने देश को भलाई का काम किया क्या? लक्स ने, लाइफ बॉय ने, कोका कोला, पेप्सी को देश में फेयर एंड लवली ने कोई गोशाला धर्मशाला बनाई, क्या काम किया? लूट रहे हैं देश को। तो अपने देश में अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करें। आप सब यहाँ पर बहुत श्रद्धा से इकट्ठे हुए भरी दोपहर में, और अपने संगठन के मंडल प्रभारी भाई प्रेम सिंह चौधरी जी, और पतंजलि के यहाँ जयेंद्र बैरागी जी, यहाँ के भाई अनंत जी, संदीप जी, हंसराज जी, निर्मल जी, रमेश जी, बहन अनीता, अमित, माया और तमाम यहाँ अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ता, इन सब ने मिलकर के आज ये चिलचिलाती धूप में भरी दोपहर में एक ये जो शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके हौसले ऐसे ही बुलंद रहें, आपके जीवन पावन रहे और भगवान आपको जिंदगी में सब प्रकार की सब खुशियां दे। प्रेम मोहब्बत से जिंदगी में आगे बढ़ना, खुद पर भगवान पर भरोसा रखना, योग में, धर्म में, अपने कर्म में, राष्ट्र में आपकी निष्ठा अखंड रहे, ये आपके लिए शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की वंदे। હું પહેલા આમ વિચાર કરતો હતો, આ શિવ ગંગા શું છે, તો મને એનો વધારે ખ્યાલ નહીં હતો. મને ગુજરાતી આવડે છે એટલે તમારી ભીલી બોલવામાં મને વધારે તકલીફ ના થાય. તો એ ભાઈ જ્યારે બોલતા હતા ને રાજારામભાઈ, ત્યારે એને મને આમ લાગ્યું કે તો હું તો ભીલી બોલવાનું જ્યારે શરૂ કરું તો તરત બોલી શકું છું, પણ એના માટે થોડું મારે પ્રશિક્ષણ લેવું પડશે. તો એ અહીંયા આવીને મને આમ લાગ્યું કે બધા ઝઘડા ભાઈ બહેનો મારા જેવા છે અને એ બધા કામમાં લાગી રહ્યા છે કે આપણે કેમ આત્મનિર્માણ કરીને રાષ્ટ્રનું, સમાજનું નિર્માણ કરવાનું છે. અને મહેશભાઈને જોઈને તો મને ખૂબ આનંદ થયો, પણ આમ મને આમ લાગતું હતું કે તો જુદા સમાજના છે, એને શર્માજી કહેવાય, મહેશ શર્મા. મારા મનમાં આમ આવતું હતું
કે મહેશ શર્મા તો એ તો બ્રાહ્મણ છે, એ ભીલોમાં આદિવાસીઓમાં વનવાસીઓમાં કેમ કામ કરે છે? તો અહીંયા આવીને જ્યારે એના મોઢાથી સાંભળ્યું બધું, એ કીધું મને બધું કે સ્વામીજી અહીંયા લોકોના દુઃખ જોઈને મને આમ થયું કે અહીંયા કામ કરવાનો એ તીર્થરૂપ છે, અને લોકોનો વિચાર, એનો સંસ્કૃતિ, એનો સંયમ, આત્મસંયમ અને પુરુષાર્થ જોઈને મને આમ લાગ્યું કે પ્રાચીન ભારતનો કોઈ જગ્યાએ દર્શન કરવાનો હોય તો એ ઝાબુઆ તીર્થરૂપ છે. એટલે ઝાબુઆ ધર્મ ક્ષેત્ર છે. તો આપને જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયું. અને રાજારામભાઈ એક એવા યુવાન જેમાં ખૂબ સામર્થ્ય છે, અને એ સામર્થ્યનો ઉપયોગ પોતાના સુખના એને વધારવા માટે નહીં, આ બધાના સુખ માટે પોતાની જીવનની આહુતિ આપી દીધી છે. એવા રાજારામભાઈને મારું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એને હું રુદ્રાક્ષની માળા આપું, ભગવાન શિવનો પ્રસાદ. અને અમારા કાનુજી મહારાજ એ તો મોટી ઉંમરવાળા થઈને પણ બાળક જેવા લાગે છે. હા, એટલું પ્રેમ, એટલી ભક્તિ એના હૃદયમાં. એને પણ મારું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. અને મહેશભાઈ, આ જન્મમાં તો આપ સોના વચ્ચે પેદા નહીં થયા, પણ એ પૂર્વ જન્મમાં કોઈ વનવાસી ભીલ લાગે છે મને. હા, તો એનો પણ અભિનંદન એકવાર બધાની તરફથી. આ જોરદાર અભિનંદન અગળા ભાઈ બહેનોની તરફથી. હા, કેટલું સરસ. જાગજો મારા હગળા ભાઈઓ, કઈ નિદ્રામાં સૂતા. તો બધાના જાગૃત કરવાનો કામ અહીંયા જે થઈ રહ્યું છે, સતત આપણે ચૈતન્ય થઈને અમારા બધા જમાં હગળા ભાઈ બહેનોમાં એક જ ચૈતન્ય છે, એકત્વનું દર્શન. આપણું જ સ્વરૂપ સોમા છે. ઈશોપનિષદમાં, યજુર્વેદમાં એક મંત્ર છે. એ મંત્ર આમ છે: યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મન્યેવાનો પશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ તતો નમ ચિકિત્સતિ. યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મભૂત વિજાનતાઃ તત્ર કો મોહઃ કઃ શોકાઃ એકત્વમ અનુપશ્યત. અમારા બધા જ ભાઈઓ બહેનોમાં, સગળા જ ભાઈઓ બહેનોમાં एक જ आत्मा से. ये शरीर के रूप अलग अलग हो सकते हैं. हमारा पुरुष का शरीर है, मां बहन बेटियों का मां का शरीर है, लेकिन आत्म तत्व एक से. आत्म तत्व एक ही है. और ये एकत्व का भाव जब आ जाता है तो फिर सबका सुख दुख अपना सुख दुख हो जाता है. सबकी खुशियों में हम आनंद करते हैं और सबके दुख में हम हाथ बटाते हैं, जिसको आप हलमा कहते हैं. कि सब मिलकर के अपना और समाज का उत्थान करें. अब अपने को बहुत आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या माध्यम होते हैं? एक तो आत्म विकास, एक भौतिक विकास. तो आत्मानु विकास शानाथी था है? आत्मा का विकास होता है सदाचार से. आत्मा का विकास होता है प्यार से, एक दूसरे से प्रेम करो. आत्मा का विकास होता है सत्य से. आत्मा का विकास होता है ध्यान से, भक्ति से. तो आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो. आत्मा का विकास होता है ज्ञान से. भौतिक विकास भी होता है, नॉलेज तो सब, उससे तो सभी कुछ होता है. एक होता है आत्मज्ञान, एक भौतिक ज्ञान, संसार का ज्ञान. आत्मा का विकास होता है परमार्थ से, जो आप लोग लगे हुए हो. जैसे मैंने कहा कि देखो, आप अभी तक तो जल क्रांति के माध्यम से जो आपने काम किया, शिव जटा 8 प्रकार से जल संचय का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम किया है, 4000 से अधिक तो उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट किए हैं. और
इस सामने के पहाड़ पर ही मुझे पता लगा, जो गत वर्ष 34,000 ट्रेंच नालियां तैयार करके जो धरती माता प्यासी थी, उसकी प्यास बुझाने का आपने जो काम किया है, भगवान शिव तो आपसे प्रसन्न हो ही गए। तो धरती मां की पुकार पर भगवान शिव की साधना, स्वयं शिव बन करके, स्वयं भगीरथ बन करके आप लोग जो काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा, अब अपने को भौतिक विकास करना है। भौतिक विकास में गांव का विकास कैसे होगा? गांव का विकास होगा गाय से। गाय कैसे आगे बढ़ेगी? अभी गाय अपनी कम दूध देती है, बस एक ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं गाय के बारे में थोड़ी देर बात करता हूं और इसको सबको बताना। गाय का दूध इसलिए कम हो गया कि अच्छा नंदी नहीं मिला। गाय सांड बोलते हैं इधर, अच्छा सांड नहीं मिला, अच्छा नंदी नहीं मिला। गाय की प्रकृति मनुष्य जैसी है। जैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ में गलत काम नहीं कर सकता, ऐसे ही जो सांड है, नंदी है, जिस गाय से उसको बछड़ा पैदा हुआ, बछड़ी पैदा हुई, उस बछड़ी की को उस सांड से आगे नया नहीं कराना, गर्भाधान नहीं कराना। ये परंपरा गड़बड़ हो गई थी बीच में। हमारे हिंदुस्तान की गाय 50-60 किलो दूध आज भी ब्राजील में देती है। ब्राजील में कितना किलो दूध देती है हिंदुस्तान की गाय? 50-60 किलो हिंदुस्तानी गाय। उसमें गिर नस्ल की गाय सबसे ज्यादा अच्छी है। गिर, थारपारकर, साहिवाल, काकरोच, ये ऐसी नस्ल है। हमने तो करीब 500 से 1000 गाय रखी हुई है। करीब 20 साल पहले मुझे देसी गाय क्या है, विदेशी गाय क्या है, इसका पता लगा। उसके बाद से मैं स्वदेशी के प्रति बहुत विचार किया। मैं अब जिंदगी में कोई भी विदेशी वस्तु प्रयोग में नहीं लाता। घड़ी से लेकर के, पेन से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, गाय भैंस से लेकर के, आजकल तो क्या हो गया, लोग घर में विदेशी कुत्ता पालते हैं, गाड़ी भी विदेशी, घड़ी भी विदेशी, चश्मा भी विदेशी, तो दिखता भी विदेशी सब। सुनो, देसी चीज सबसे अच्छी होती है। गाय, अपनी गाय कितना दूध देती थी बोलो? 50-60 किलो आज भी देती है। अभी भी हिंदुस्तान में 30 से 40 किलो, 15-20 किलो तो हमारी गाय देती है। अब उसको और बढ़ा रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शिव गंगा आगे गो संवर्धन केंद्र भी स्थापित करने जा रही है। एक बड़ा संकल्प है, इसके लिए अभिनंदन है। तो अच्छे नंदी होंगे। नंदी थोड़ा अच्छा शब्द है, सांड थोड़ा सा नीचा शब्द है। मतलब बोलने में, भाषा में नंदी शब्द अच्छा होता है। तो आप सांड नहीं बोलना, क्या बोलना? नंदी। क्या बोलो? अच्छे शब्द भी तो सीखने चाहिए। तो भगवान शिव का नंदी, भगवान शिव का साथ नंदी के साथ था। ये भारत ऋषिमुनियों का देश था, तो गौ माता की सेवा से था। तो आप लोगों को ये भी काम करना है। गौ माता की बोलो सेवा, बोलो गौ माता की। World class facilities